हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। यूँ तो अक्टूबर का महीना कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी महीने के दौरान भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इसी महीने के दौरान दुनिया भर में वर्ल्ड टीचर्स डे का आयोजन किया जाता है। ये जो पूरा महीना है वो इस मायने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी महीने के दौरान जो नोबेल फाउंडेशन है उसके द्वारा नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। अब हाल ही में नोबेल फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर चिकित्सा क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा रहा है और आखिर ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो शोध किया गया है उस शोध के क्या मायने हो सकते हैं, उसके महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार और इससे संबंधित जो बुनियादी बातें हैं उन बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो में हम 2022 के लिए चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, उन्हें क्यों दिया जा रहा है, उनका जो शोध है उस खोज के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या शोध किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे शोध के, इस पूरी रिसर्च के क्या मायने हो सकते हैं, क्या महत्व हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है मेडिसिन नोबेल गोज टू स्वांते पावो, What his research tells us about the human evolution। यानी जो मेडिसिन क्षेत्र का, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के स्वांते पावो को दिया गया है। वहां की रिसर्चर हैं, उन्हें दिया गया है। उन्होंने क्या रिसर्च की है, क्या शोध किया है और ये पूरा जो शोध है, ये जो पूरी रिसर्च है वो हमें ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में किस तरह से मदद करती है, इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इसी पूरी रिसर्च को समझने की इस पूरे आर्टिकल में कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। इसके कुछ बुनियादी तथ्यों को समझ लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंटरनेशनल स्तर पर दिए जाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं जिन्हें स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल फाउंडेशन, स्वीडन के स्टॉकहोम में जो नोबेल फाउंडेशन स्थित है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, प्रशासित किया जाता है और इसी के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। अब ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, इन पुरस्कारों को मुख्य तौर पर स्वीडन के एक उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीहत के आधार पर प्रदान किया जाता है। उन्होंने अपनी वसीहत में इस तरह के पुरस्कारों को वितरित किए जाने की इच्छा जाहिर की थी और इस संबंध में कुछ राशि भी निर्धारित की थी और उन्हीं की वसीहत के आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब मूलतः जो उन्होंने अपनी वसीहत लिखी थी उस वसीहत में 5 श्रेणियों में इस पुरस्कार दिए जाने की बात उन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी थी वो 5 श्रेणियां? तो उन्होंने अपनी वसीहत में 5 श्रेणियों में चिकित्सा श्रेणी, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति यानी पीस जैसी 5 श्रेणियों का जिक्र किया था उन्होंने अपनी वसीहत में और उन्हीं की वसीहत के आधार पर इन 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हालांकि ये जो विशेष बात यह है कि मौजूदा समय में जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। छठी श्रेणी कौन सी है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि जो वसीहत थी उस वसीहत में केवल 5 कैटेगरीज का ही जिक्र किया गया था। अब नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए तो उसकी बात करें तो नोबेल पुरस्कार पहली बार अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 साल बाद यानी 1901 में इस तरह के पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे। अब यहाँ विशेष बात यह है कि जो नोबेल पुरस्कार है इनकी घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर दी जाती है। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है कि किन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन ये पुरस्कार मुख्य तौर पर हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर ही वो तारीख थी जिस दिन साल 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी और उन्हीं की याद में पुरस्कार प्रदान किया जाता है 10 सितंबर को।
तो ये तो बात हुई नोबेल पुरस्कार के विषय में। अब हमने पहले ही बात की कि नोबेल पुरस्कार मौजूदा समय में 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 5 श्रेणियां तो वो हैं जिनका जिक्र अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में किया था, जबकि छठी श्रेणी जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इस श्रेणी को मुख्य तौर पर, इस श्रेणी का जिक्र अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इस पूरी जो श्रेणी है, अर्थशास्त्र की जो कैटेगरी है, इस पूरी कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था, उसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो हमने बात की कि मौजूदा समय में ये जो पुरस्कार है वो 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। मूलतः 5 श्रेणी थी, लेकिन अर्थशास्त्र की शुरुआत साल 1968 में की गई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म मुख्य तौर पर 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। अब वैसे तो ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इन्हें तमाम जो अलग अलग विषय थे उन तमाम विषयों में काफी ज्यादा रुचि थी। इन्हें इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा रुचि थी, इन्हें रसायन विज्ञान में काफी ज्ज्यादा रुचि थी, इन्हें साहित्य में काफी ज्यादा रुचि थी। लेकिन इन्हें जिस विशेष काम के लिए जाना जाता है वो है डायनामाइट की खोज करना। इन्होंने साल 1867 में डायनामाइट को पेटेंट कराया था। डायनामाइट की खोज के लिए इन्हें काफी ज्यादा श्रेय दिया जाता है। डायनामाइट के पेटेंट के अलावा इनके नाम पर 355 अन्य तरह के पेटेंट भी दर्ज हैं, जो कि जाहिर तौर पर इनकी वैज्ञानिक बुद्धि को, इनके जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस थी, उस साइंटिफिक इंटेलिजेंस को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी वसीयत में 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि छोड़ी थी, जो कि मौजूदा समय में तकरीबन 265 मिलियन डॉलर के आसपास है। यानी इन्होंने इतनी राशि जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उस बैंक में जमा की थी, ताकि इस पुरस्कार को आगे आने वाले लंबे समय तक चलाया जा सके। तो बात हुई नोबेल पुरस्कार के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि साल 2022 के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है। तो साल 2022 के लिए नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की है कि साल 2022 के लिए ये जो चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो विलुप्त हो चुके होमोनिन और मानव विकास के बीच जो संबंध है, इस पूरे विकास के संबंध को समझने के लिए स्वांते पाबो द्वारा जो शोध किया गया है वो शोध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो होमोनिन्स थे, उन होमोनिन्स का जो हमारी विकास की प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया पर क्या प्रभाव देखने को मिला है, इसके अलावा आधुनिक मानव पर इस पूरी प्रक्रिया का क्या प्रभाव देखने को मिला है, इसी पूरे प्रभाव को समझने के लिए स्वांते पाबो द्वारा जो शोध किया गया था, जो रिसर्च की गई थी, उसी रिसर्च के लिए उन्हें अब ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अब उनके शोध को और ज्यादा विस्तार से समझने से पहले हम स्वांते पाबो के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। स्वांते पाबो का जन्म 1955 में स्वीडन के ही स्टॉकहोम शहर में हुआ था और वर्तमान में वे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो जर्मनी में स्थित है, यानी वर्तमान समय में वो जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो विज्ञान की पढ़ाई की, जो चिकित्सा की पढ़ाई की, वो स्वीडन से की और इसके बाद वो जर्मनी आ गए और जर्मनी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की चिकित्सा के ही क्षेत्र में। इसके अलावा स्वांते पाबो के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि स्वांते पाबो स्वीडिश बायोकेमिस्ट सूने बर्गस्ट्रॉम के बेटे भी हैं। और यहाँ विशेष बात यह है कि स्वीडे बर्गस्ट्रॉम को साल 1982 में चिकित्सा के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये काफी विशेष फैक्ट हो जाता है, काफी विशेष बात हो जाती है। और इस तरह से ये पिता पुत्र की छठी ऐसी जोड़ी है, छठा ऐसा समूह है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये तो बात हुई साल 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और स्वांते पाबो की खोज को समझ लेते हैं। उन्होंने जो रिसर्च की है उस रिसर्च पर कुछ बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मानव विकास की प्रक्रिया और स्वास्थ्य एवं जैविक प्रणाली को आकार देने में मानव विकास की प्रक्रिया की क्या भूमिका होती है। यानी जो मौजूदा मनुष्य हैं, जो होमोसेपियंस हैं, उन होमोसेपियंस के स्वास्थ्य पर, उनकी जैविक प्रणाली पर हमारा जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को लेकर, इसी प्रभाव को समझने में स्वांते पाबो की जो रिसर्च है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है और इसी वजह से उन्हें अब ये पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्हीं की रिसर्च के माध्यम से आधुनिक मानव अपने पूर्वजों से किस तरह से अलग है, हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि जो मौजूदा होमोसेपियंस है वो निएंडरथल और जो हमारे अन्य पूर्वज थे, जो अन्य सब स्पीशीज थी, उन सब स्पीशीज से जो होमोसेपियंस हैं वो किस तरह से अलग है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डिफरेंट को समझने में भी स्वांते पाबो की रिसर्च काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है।
उनकी रिसर्च की बात करें तो पूरी तरह से नई विज्ञान की शाखा उनकी रिसर्च की वजह से शुरू हुई है। उन्होंने जो पूरी रिसर्च की है उस पूरी रिसर्च की वजह से विज्ञान की एक नई डिसिप्लिन की शुरुआत हुई है, एक नई शाखा की शुरुआत हुई है, एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई है, जिसे मुख्य तौर पर अब पैलियोजेनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। पैलियोजेनोमिक्स की बात करें तो ये मुख्य तौर पर विलुप्त होमोनिन्स यानी ऐसी उप सब प्रजातियां, ऐसी सब स्पीशीज जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो विलुप्त हो गई हैं, उन सब स्पीशीज के डीएनए और उनके आनुवांशिक सूचना, इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के अध्ययन पर ये पूरा विषय है। ये पूरा विषय इसी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हीं की आनुवांशिक विशेषताओं पर, जो जीवाश्म हमें मिलते हैं, जो 10,000 साल पुराने जीवाश्म हैं, जो हजारों साल पुराने जीवाश्म हैं, उन जीवाश्मों के अध्ययन पर इस पूरे विषय में मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एक नए विषय की शुरुआत करने की बात क्या है, इतनी जरूरी क्यों है, ये पूरा जो शोध है ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो इसके महत्व पर बात करें, शोध के महत्व पर को समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि मौजूदा समय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से डीएनए का विश्लेषण करके किसी भी जीव के आनुवांशिक प्रोफाइल बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये जो मौजूदा समय में आधुनिक तकनीक है वो काफी ज्यादा विकसित हो गई है। हालांकि यहाँ एक विशेष बात यह है कि ये जो आनुवांशिक प्रोफाइल बनाई जाती है ये केवल तभी बनाई जा सकती है जब डीएनए सैंपल आसानी से उपलब्ध हो, काफी आसानी से उस डीएनए सैंपल को प्राप्त किया जा सके। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हमें किसी ऐसे जीवाश्म का अध्ययन करना होता है, किसी ऐसे जीव का अध्ययन करना होता है जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गया हो और जिसका डीएनए जो है वो काफी कम मात्रा में मौजूद हो। क्योंकि ये जो इस तरह के जो डीएनए होते हैं, इन डीएनए को एकत्र करना, इनको संकलित करना काफी जटिल प्रक्रिया होती है, काफी मुश्किल प्रक्रिया होती है, और हजारों सालों के प्रोसेस के दौरान इस तरह के डीएनए कंटेमिनेट हो जाते हैं, इस तरह के डीएनए पॉल्यूट हो जाते हैं, इनमें बैक्टीरियाज लग जाते हैं, जिनकी वजह से इसमें जो हजारों साल पुराने जीव का जो डीएनए था उसको प्राप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन स्वांते पाबो का जो रिसर्च है, इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, एक ऐसा मेथड विकसित किया है जिसके आधार पर आसानी से हजारों वर्षों पुराने जीवाश्मों से डीएनए एकत्र किया जा सकता है, उनके डीएनए सैंपल लिए जा सकते हैं और उस डीएनए सैंपल के आधार पर आसानी से उनकी आनुवांशिक प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इसी वजह से इनकी जो रिसर्च है उस रिसर्च को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसी रिसर्च के आधार पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज भी की है, कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले हैं। क्या क्या है वो खोजें? उन खोजों की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले निएंडरथल की आनुवांशिक प्रोफाइल बनाई थी इसी मेथड के आधार पर, और उस पूरी प्रोफाइल के माध्यम से उन्होंने इस पूरे निएंडरथल का जीनोम सीक्वेंसिंग भी की थी, जीनोम अनुक्रमण भी किया था। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से किसी भी जीव के डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम को जानने की कोशिश की जाती है। न्यूक्लियोटाइड का जो सटीक क्रम है उस सटीक क्रम को पहचानने की कोशिश की जाती है, उसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश की जाती है इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला था, इस पर क्या रिजल्ट आया था? तो इसका रिजल्ट ये था, उन्होंने अपने इस पूरे शोध के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि विलुप्त होने से पहले पूर्व सहअस्तित्व के दौरान, यानी जब एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे निएंडरथल, तो उस पूरे प्रोसेस से पहले जो निएंडरथल थे और जो होमोसेपियंस थे, ये दोनों सह अस्तित्व में मौजूद थे, को एग्जिस्ट करते थे, और इस पूरी को एग्जिस्ट प्रोसेस के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान दोनों के बीच में लंबे समय तक अंतः क्रिया भी देखने को मिली थी, दोनों के बीच इंटरेक्शन भी देखने को मिला था। इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दोनों के बीच मौजूदा समय में जो निएंडरथल है वो तो विलुप्त हो गया है, लेकिन जो होमोसेपियंस बचे हुए हैं, यही वजह है कि होमोसेपियंस में निएंडरथल की कुछ जो विशेषताएं हैं, कुछ जो जीनोम फीचर्स हैं, वो फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। निएंडरथल कौन होते हैं उनकी बात करें तो निएंडरथल प्राचीन मनुष्यों की एक उप प्रजाति है, एक सब स्पीशीज है, जो कि तकरीबन 30,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गई थी, एक्सटेंट हो गई थी। तो ये तो उनकी खोज हुई। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मनुष्यों की एक नई उप प्रजाति, एक नई सब स्पीशीज की भी खोज की है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मनुष्य परिवार के जो मनुष्यों का एक परिवार रहा है, जो कि हजारों सालों से चला रहा है, इस पूरे परिवार की एक नई उप प्रजाति, एक नई स्पीशीज की खोज की गई है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा अब डेनिसोवंस के नाम से जाना जा रहा है। इसको एक नया नाम दिया गया है, ये नया नाम है डेनिसोवंस। इस पूरे शोध से पता चलता है कि ये जो डेनिसोवंस थे ये भी उसी समय मौजूद थे जब पृथ्वी पर निएंडरथल्स मौजूद थे, यानी इनका जो काल है वो भी निएंडरथल्स के आसपास ही है। इसी की वजह से इस पूरी स्पीशीज को निएंडरथल की सिस्टर स्पीशीज भी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्पीशीज है ये काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे शोध से पता चलता है कि जो आधुनिक मनुष्य है, यानी जो होमोसेपियंस है, इन होमोसेपियंस द्वारा इन होमोसेपियंस और निएंडरथल तथा डेनिसोवियंस के बीच लंबे समय तक एक को एग्जिस्टेंस पीरियड था। इस पूरे पीरियड के दौरान दोनों के बीच, इन तीनों के बीच लंबे समय तक अंतः क्रिया देखने को मिलती है, इंटरेक्शन देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इसी इंटरेक्शन की वजह से मौजूदा जो मनुष्य है, जो आधुनिक मानव है, इन आधुनिक मानवों में निएंडरथल के साथ साथ डेनिसोवियंस की भी कुछ आनुवांशिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हुई स्वांति पाबो की खोज की। अब आगे बढ़ते हैं और इस खोज के क्या महत्व हो सकते हैं, उस महत्व को समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि इस पूरी खोज में बताया गया है कि जो होमोसेपियंस थे, जो डेनिसोवियंस थे और जो निएंडरथल थे, ये तीनों एक अवधि के दौरान, एक विशेष पीरियड के दौरान कोएग्जिस्टेंस में थे, सहअस्तित्व के तौर पर मौजूद थे। और इन तीनों के बीच अंतः क्रिया भी देखने को मिली थी इस पूरे प्रोसेस के दौरान। लेकिन हम जानते हैं कि अब मौजूदा समय में जो डेनिसोवंस थे और जो निएंडरथल थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो होमोसेपियंस है वो अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। ऐसे में इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम ये समझ सकते हैं कि जो डेनिसोवियंस थे और जो निएंडरथल थे, इनकी कुछ जो आनुवांशिक विशेषताएं हैं वो अभी भी होमोसेपियंस में मौजूद हैं। इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अभी भी, जो जीनोम कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अभी भी हमें आधुनिक मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। ऐसे में आधुनिक मनुष्यों के स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए जो उनकी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के माध्यम से, इस पूरे शोध के माध्यम से हम आधुनिक मनुष्य होमोसेपियंस के स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए EPAS1 नाम से एक जीन है जो कि डेनिसोवंस में पाया जाता था, डेनिसोवंस से संबंधित था। लेकिन कई शोध से पता चला है, इस रिसर्च से पता चला है कि ये जो जीन है ये मौजूदा समय में तिब्बती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भी पाया जाता है। और यही वो जीन है जो तिब्बती क्षेत्र के लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करता है। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के माध्यम से हम मौजूदा समय में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की स्वास्थ्य प्रणाली को, उनके स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, हेल्थ का जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने में इस पूरी खोज के माध्यम से हमें और ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो ये तो बात हुई खोज के महत्व की। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से हजारों वर्ष पुराने जीवाश्म के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करने हेतु स्वांति पाबो द्वारा एक नया प्रोसेस विकसित किया गया है, एक नया मेथड विकसित किया गया है। ऐसे में यदि भविष्य में कोई नया जीवाश्म खोजा जाता है तो जाहिर तौर पर इस प्रोसेस का उपयोग करते हुए, इस पूरे मेथड का उपयोग करते हुए उस पूरे जीवाश्म का आनुवांशिक प्रोफाइलिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी जान लेना जरूरी है कि इसी पद्धति का, इसी मेथड का उपयोग मौजूदा समय में भारत में राखी गढ़ी में प्राप्त जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए भी इस मेथड का उपयोग किया जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर हमें भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता को, जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसे और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो ये तो बात हुई इस पूरी खोज के महत्व की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों की चर्चा की गई है उनके आधार पर आसानी से इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूल रूप से नोबेल पुरस्कार समूह का हिस्सा नहीं था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी शांति या फिर ऑप्शन डी साहित्य। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उन्हें हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।